और इन्होंने कहा हम तो नहीं मानते इजराइल को और हम इजराइल को मिटा के रहेंगे। इजराइल ने धमाका कर दिया, स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये वो। अरे भैया पता तो कर लो मुद्दा क्या है। पता लगा दोनों मिलकर तुम्ही को पीट दिए बाद में कि मुद्दा ही है, ऑब्जेक्टिव ही है इजराइल को खत्म करना। बर्थ ऑफ इजराइल 1897 में बैसल, स्विट्जरलैंड की एक जगह है बैसल, वहीं पर थियोडर हर्जल ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जियोन का मतलब वो विचारधारा जो पैलेस्टीन को ज्यूइश होमलैंड मानती है। जियोन, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इस वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन is the national homeland of Jews. Palestine is the national homeland of Jews. 1897 में, साल देखिए, ईयर देखिए 97, बेल्फोर डेक्लरेशन। 1917 में बेल्फोर डेक्लरेशन, आर्थर बेल्फोर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन सेज कि यस पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। तो 1933 में आप देखोगे हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया और जब हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया तो फिर ज्यूज का प्रभाव, अब जाएं कहां, एक ही जगह थी, सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया, ऑफिशियली भागना शुरू कर दिया। अब जब यहूदियों की संख्या आधी हो गई, आधे अरब आधे यहूदी, फिर तो मामला एकदम बिगड़ गया, फिर तो तनाव बैठ गया, फिर झगड़ा शुरू होने लगा। दो विरोधी पड़ोसी कितने दिन साथ में रहेंगे, तनाव बैठ गया, हिंसा बैठ गई, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी, 3000 अरब मारे गए। 1936 में जब मामला और बढ़ा तो फिर 1936 में पील कमीशन की नियुक्ति हुई, पील कमीशन। और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया, ब्रिटेन ने पील कमीशन की नियुक्ति की और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया कि पैलेस्टीन को दो भाग में बांट दिया जाए, 2 पार्ट्स, एक पार्ट ज्यू पैलेस्टीन और एक पार्ट अरब पैलेस्टीन। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में तो बड़े सारे यहूदी बहुत जगह रेफ्यूजी बन के रह रहे थे। 1945 में अमेरिका ने ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज को पैलेस्टीन भेजा। यह हुआ कि भाई फिर से इजराइल, फिर वही फार्मूला आया कि 2 पार्ट में बांट दो, ज्यू पैलेस्टीन अरब पैलेस्टीन। इस बार यहूदियों ने मना कर दिया कि हम तो ना मानेंगे, तो बोला ना मानोगे तो 1947 में ब्रिटेन न्यूमन के हाथ में मामले को सौंप कर बाहर चला गया, भैया हम ना संभाल पाएंगे, हम जा रहे हैं। ब्रिटेन बाहर चला गया। 1948 में डेविड गुरियन ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी, बन गया इजराइल। और अब पूर्वी प्रश्न में एक और आदमी आ गया, कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुआ इजराइल अरब विवाद। और 1948 में ही पहला वॉर भी हो गया, अरब मुल्कों ने करा, लेकिन इजराइल ने भयंकर प्रतिवाद किया और यह मैसेज दिया अरब वर्ल्ड को कि नहीं नहीं बेटा, इतने हल्के में मत लेना, हम 2 विटामिन लिए हैं पिछले 500 साल से। इजराइल किसका? यहूदियों का, ज्यूज। और इन लोगों ने 2 विटामिन की गोली ले रखी थी, जबरदस्त विटामिन वाली, जो आज तक इनकी ताकत है। और यह बात अरबों को समझ में नहीं आ रही है, मुसलमान तो मैं नहीं कहूंगा, अरबों को। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। इजराइल 2 विटामिन की गोलियां लेता है, 2। अरबों को उसे लेना पड़ेगा। पता है कौन सी विटामिन? पहला विटामिन है
कैपिटलिज्म। पूरे दुनिया का पैसा रोटेट करते हैं, पूरे दुनिया का, कर लो जो करना है। और दूसरा विटामिन है इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इनकी ताकत है। तुम 100 मिसाइल मार दोगे, वो पलट के 1000 मार देंगे ना सर। दूसरा वॉर हुआ स्विस क्राइसिस 1956, यहां भी इजराइल ने एकदम दमदार प्रदर्शन किया। 1967 में बाथ पार्टी पावर में आई। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सॉरी, इजिप्ट, सीरिया, इराक, बाथ पार्टी। बाथ बड़ी प्यारा नाम है इस पार्टी का। 1960s के आसपास बाथ पार्टी, बाथ पार्टी, इनकी फिलॉसफी है रिसरेक्शन। लेफ्ट विंग टिल्ट है इनका, बाथ पार्टी वालों का लेफ्ट विंग टिल्ट। इजिप्ट, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सीरिया, इराक, रिसरेक्शन। अल्लाह ने प्रॉमिस किया है ना कि हम कयामत के दिन फैसला करेंगे, इन्होंने कहा अब हम फैसला करेंगे। और 1967 वो समय है, कनेक्ट करिएगा, 1967 वो समय है जब अंकल सैम गब्बर एक बहुत खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है, वियतनाम। 1967 वो समय है जब गब्बर बड़े खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है, वियतनाम। अब लेफ्ट विंग टिल्ट है तो मानी सी बात है यूएसएसआर खुलकर सपोर्ट करेगा। तो इन लोगों को लगा कि बच्चा अकेला है, पापा फंसे हुए हैं, ये सब तैयारी करने लगे, तैयारी किए जा रहे हैं, आर्मी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, फाइटर प्लेन लगा रहे हैं। इजराइल ने देखा कि यार ये तो मतलब कुछ सेटिंग चल रही है। और इससे पहले कि ये लोग अटैक करें, इजराइलियों ने उड़ा दिया, दो हाथ लगा दिए सबको। इसको बोलते हैं 6 days वॉर। बड़ा इंपॉर्टेंट वॉर है 6 days वॉर। सारी समस्या जो आज है वो इसी वॉर में छिपी हुई है सारी। मैं आपको 7-8 ईयर दूंगा, बस उसको याद रखो। इजराइल पैलेस्टीन की समस्या हमेशा याद रहेगी। जितनी भी समस्याएं, जो आज समस्या है इजराइल पैलेस्टीन की, उसका पहला डेट, दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला तो ये है 48 इजराइल का जन्म, दूसरा ये 1967 6 days वॉर। और इस वॉर में इजराइल ने क्या किया, इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट छीन लिया, इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट छीन लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट, सिनाई। इसी सिनाई डेजर्ट की एक स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप, इसी की एक स्ट्रिप है गाजा, गाजा स्ट्रिप, जहां पर आज हमास बैठा हुआ है। अब कैसे हमास वहां पहुंचा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हमास कौन है, हिजबुल्लाह कौन है, ये सब एक मैं आपको एक क्रक्स में स्टोरी सुना दूंगा। उतना याद रखिए, हमेशा आपका कहानी क्लियर रहेगा। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट से सिनाई ले लिया, सिनाई की एक स्ट्रिप है गाजा, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया जहां फतेह पर शासन कर रहा था, सीरिया से गोलन हाइट ले लिया, सबका एरिया ले लिया। और बोले ये सब हमारे बफर जोन है, तुम लोग यार बार बार हमला कर रहे हो मेरे ऊपर, तो बफर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। और फिर इजराइल ने इस सारे एरिया को अपना बफर जोन बना दिया और यहूदियों की बस्ती बसानी शुरू कर दी। अब तो मामला और बिगड़ गया। अभी तक तो फिलिस्तीन का मामला था, अब ये सब मार खाए। अरब वर्ल्ड में तो खलबली मच गई, हम भी मारे गए, हम भी मारे गए, मारे तो जाओगे ही। मामला बिगड़ गया। सारी अरब कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो गया डायरेक्टली, जॉर्डन इन्वॉल्व हो गया, सीरिया इन्वॉल्व हो गया, पैलेस्तीन पहले से इन्वॉल्व था।
पीएलओ ने अरब देशों पे दबाव बनाना शुरू किया। बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन रहा पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका सबसे प्रमुख नेता रहा यासिर अराफात, बड़ा जबरदस्त नेता, बहुत जबरदस्त यासिर अराफात। पीएलपी, इसने टेररिस्ट अटैक शुरू कर दिया इसराइल में, मामला बिगड़ता चला गया। 1970 में नासिर की डेथ हो गई, अनवर सादत नया प्रेसिडेंट बन गया इजिप्ट का। उसको एहसास हो गया था कि अब भैया अब इसराइल का खत्म होना मुश्किल है, अब ना खत्म होगा। तो जब यह बात एहसास हो गई कि अब इसराइल को खत्म करना मुश्किल है, तो दर्शन तो बदलना ही था। सादत सोच रहा था कि अमेरिका मीडिएट कर दे, अमेरिका मीडिएशन के लिए तैयार नहीं था। वो बेचारा खुद ही एक मुसीबत से बाहर निकला था, वियतनाम क्राइसिस से। तो बोले यार मीडिएशन कराने का एक ही रास्ता है, हमला कर दो इसराइल पे। तो 1973 का चौथा वॉर, यम किप्पुर, 1973 यम किप्पुर। और जैसा सादत ने कैलकुलेट किया था कि वॉर होगा, यम किप्पुर इनका एक फेस्टिवल है यहूदियों का, जिसमें वो माफी वाफी मांगते हैं, क्षमा करते हैं, पेनेंस करते हैं। और फेस्टिवल के दिन अटैक कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये लोग त्योहार मना रहे होंगे, हम अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन जितने जिंदा दिमाग के लोग होते हैं ना, वो कभी बेहोश नहीं होते, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा हमेशा। फिर अरब वर्ल्ड को ऑफ गार्ड होना पड़ा। लेकिन अब माहौल बदल रहा था, अब माहौल बहुत बदल रहा था। अब अरब लोगों को भी लग गया था कि नहीं यार समझौता कर लो यार, कितना लड़ोगे यार। इजराइल को भी लग रहा था, अरब वर्ल्ड ने इस वॉर के बाद ऑयल सप्लाई रोक दी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। इंडिया में जेपी मूवमेंट शुरू हो गया, इंदिरा गांधी को संकट से निपटने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा। तो दोनों पार्टी को लगा कि भैया देखो ऐसा है, बहुत नुकसान हो रहा है आदमी का, हथियार का, पैसा का, और रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है। तो भैया अब समझौता कर लो भैया। सादत भी इस मूड में था, अनवर सादत भी इस मूड में था कि भैया समझौता कर लो। इजरायली भी एक वर्ग इस मूड में आ गया कि भैया समझौता कर लो, लड़ाई से कोई फायदा है नहीं। और फिर हुआ कैंप डेविड समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट। कैंप डेविड बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझौता याद रखना है, 1978-79, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। कैंप डेविड, मैंने आपसे कहा ना 7-8 ईयर में आपको दूंगा फाइनली, आपको बस उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। कैंप डेविड समझौता हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट समझौता। कैंप डेविड अमेरिका के प्रेसिडेंट का हॉलीडे रिसोर्ट है। बेखम मैगन जो है वो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, सादत इजिप्ट से था, और कार्टर अमेरिका का प्रेसिडेंट था। ये तीनों लोग यहां मिले कैंप डेविड में, और एक बड़ा अच्छा समझौता हुआ। एंड ऑफ वॉर बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। इजिप्ट और इजराइल के बीच अब युद्ध नहीं होगा। अब इजिप्ट इजराइल पर हमला नहीं करेगा, पहला प्रोविजन। बड़ी अच्छी बात है कि इजिप्ट इजराइल पर अब हमला नहीं करेगा, ठीक है। अब जब इजिप्ट इजराइल पर हमला नहीं करेगा, तो इजराइल इजिप्ट को सिनाई डेजर्ट वापस कर देगा। तो फिर इजिप्ट ना तो अटैक करेगा, इजिप्ट अब इजराइल पे अटैक भी नहीं करेगा, और ऑयल भी सप्लाई करेगा। इजिप्ट अब इजराइल को ऑयल भी सप्लाई करेगा। और अब इजराइल की जो शिप्स हैं वो स्विस कैनाल को यूज कर सकती है। ये तो मसला हुआ इजराइल और इजिप्ट का।
कैंप डेविड समझौता हुआ। इजराइल का विरोध किसने किया पहले? इजिप्ट ने। इजराइल से समझौता किसने किया पहले? इजिप्ट ने। लेकिन अरबों का एक समूह है जो इस बात को मानता है कि ना, हम किसी भी कीमत पर इजराइल को खत्म करेंगे। और जैसे ही अरबों का एक समूह है जो इस बात को मानता है, जैसे हम मानते हैं कि हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करेंगे। यहां पर हमारी और हमास की विचारधारा बहुत मिलती है। अब समझौता तो हो गया, लेकिन अरबों का एक समूह इस समझौते को मानने को तैयार। उसने कहा नो, नहीं। और यहीं पर इसी पृष्ठभूमि में हमास का जन्म हुआ। 1982-83 हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, एंटी जियोनिस्ट, एंटी सेमिटिक, एंटी जियोनिस्ट, यही इनका प्रियम्बल है, एंटी सेमिटिक। हमास ये वो गुट है जिसने कहा ना, हम तो मानते ही नहीं, हम भी नहीं मानते, बस यहीं पर हमारा इनका मेल खाता है। यही एक चीज हमारी इनकी मिलती है कि वो भी हमारी ही जमीन है, लाहौर, पेशावर। हमने आज तक पाकिस्तान को अलग मुल्क माना ही नहीं। हमारे बड़े सारे मित्र वहां रहते हैं, हम तो उनसे कहते हैं हमें बुलाओ यूरोपीय इतिहास पढ़ाने के लिए। हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। इनका पॉलिटिकल विंग भी है हमास का, इनका मिलिट्री विंग भी है, और दावा जो है वो इनका सोशल विंग भी है। अब कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हमास को पूरी तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। कनाडा ने घोषित कर रखा है। कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इनके मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, इनके पॉलिटिकल विंग को छोड़ रखा है। इनकी तीनों विंग है हमास की। इनकी मिलिट्री विंग भी है, इनकी पॉलिटिकल विंग है। पॉलिटिकल विंग ही शासन कर रही 2006 से, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एक तरफ हमास पैदा हुआ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, ये लेबनान बैक्ड शिया ऑर्गेनाइजेशन है। इनका भी सेम गोल है, एंटी जियोनिस्ट, एंटी सेमिटिक, किसी भी कीमत पर इजराइल को खत्म करेंगे। ना कर पाओगे। मैंने कहा ना, तुमको पता ही नहीं रावण को कहां मारना है। ताकत से ना मार पाओगे, मार ही नहीं पाओगे। जिस दिन मुसलमान एक बात मानना शुरू करेगा, एक, बहुत सारे मानते भी हैं कि हमने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया। देख लो हमास और हिजबुल्लाह का जन्म क्यों हुआ। 82-87 ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी सियोनिस्ट, इजराइल को मानते ही नहीं। अरे भैया, तुम इजराइल को नहीं मानते हो तो इजराइल तुमको क्यों मानेगा। और 1980 में इजराइल ने एक धमाका कर दिया। अब देखो, हमास और हिजबुल्लाह पैदा हो गए इस पीस ट्रीटी के बाद। जोड़ के रखना, जोड़ के रखना, इस पीस ट्रीटी का परिणाम है हमास और हिजबुल्लाह का जन्म। और जैसे ही हमास और हिजबुल्लाह का जन्म हुआ और इन्होंने कहा हम तो नहीं मानते इजराइल को और हम इजराइल को मिटा के रहेंगे, इजराइल ने एक धमाका कर दिया, बड़ा गंदा धमाका। पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया।
रिफॉर्म करना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि समय इतनी गंदी चीज है कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, उसको समय ने उड़ाकर फेंक दिया। इस देश के 95% मुसलमानों को नहीं पता होगा, 95%, सेव पैलेस्टीन, सेव पैलेस्टीन। अबे सेव पैलेस्टीन तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घट गई 1980 में कि पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया, हमास और हिजबुल्लाह भी हिल गए? और वो घटना थी, यही मैं कहता हूं, इस देश के हिंदुओं से भी, इस देश के मुसलमानों से भी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद रहे हैं। फर्जी किसकी शादी है? चाचा की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा फुप्पी की शादी? नहीं, पता नहीं किसकी शादी। ये इस देश की बहुसंख्यक लोगों का हाल है, पता ही नहीं किसकी शादी है, नाच रहे हैं, स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये वो। अरे भैया पता तो कर लो मुद्दा क्या है, पता लगा दोनों मिलकर तुम्ही को पीट दिए बाद में। 1920 में हिंदुस्तान का एक वर्ग मुसलमान कूद रहा था, हम टर्की के साथ, हम टर्की के साथ, हम खिलाफत के साथ, खिलाफत के साथ। गांधी जी ने कहा हम भी हैं। बाद में कमाल पाशा ने खिलाफत को उठाकर फेंक दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान गायब हो गए। भैया अली ब्रदर, वो खिलाफत, बोला पता नहीं खिलाफत, हम तो पेशावर में थे, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ। पहले समझो, जानो, फिर छटको या कूदो। छटको इज अ टिपिकल अवधि वर्ड, हमारे पूर्वांचल में बहुत छटक रहा है। छटको मत, सुनो, समझो, जानो। तो हिजबुल्लाह हमास पैदा हुए, क्लियर। 1980 में इजराइल ने एक बॉम्ब फोड़ दिया, बड़ा जबरदस्त, जेरूसलम लॉ। बड़ी डेंजरस घटना, जेरूसलम लॉ। जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड, पूरी लाइन लिख लेना। जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड विल बी द कैपिटल ऑफ इजराइल। पूर्ण और एकाकृत जेरूसलम इजराइल की राजधानी होगा। अरे बाप रे, इजराइल की राजधानी? हाँ हाँ। तो ये पीस ट्रीटी और जेरूसलम लॉ, इन दोनों का बैकग्राउंड में जन्म हुआ हमास का और हिजबुल्लाह का। तो लोग भड़के, तो वो जो गुट इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसका परिणाम था हमास, कल मैंने आपको बताया, और हिजबुल्लाह। हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्लाह शी ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या हुआ, ये वो गुट है जो इसको नहीं मानता, एंटी ज़ियोनिस्ट, एंटी ज़ियोनिस्ट, मानते नहीं, इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते नहीं, सपना ही है, जिद है कि इजराइल को खत्म करना है। तो जब तुम्हारी जिद है किसी को खत्म करने की, तो वो तुमसे प्यार कैसे करेगा? तुम्हारी जिद है कि हम इजराइल खत्म करेंगे, मानेंगे नहीं, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुमसे प्यार करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? अब इन दोनों आदमियों को इससे तो टेंशन थी, समझना, एक नया घटना बताने जा रहा हूं। इन दोनों हमास हिजबुल्लाह को इससे टेंशन थी, इसी में एक और कांड हो गया, इसी में एक और कांड हो गया। कौन सा कांड? ओस्लो समझौता, ओस्लो अकॉर्ड 1993। इजराइल और पीएलओ लिव, ये और भयंकर कांड हो गया।
हमास और हिजबुल्लाह को कैंप डेविड और जेरूसलम लॉ से तो एतराज था ही, ये एक नया कांड हो गया। पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने इजराइल से समझौता कर दिया। क्या है ये समझौता? इजराइल रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी। अब जब इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी तो तेरी मेरी पाक मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होगी, दोनों तरफा होगी। तो पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, यह हो गया बवाल। पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को, पहले तो इजिप्ट ने किया, पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया और वादा किया कि अब इजराइल पर टेररिस्ट हमले नहीं होंगे। बड़ा क्रांतिकारी बात। तीसरी बात, पैलेस्टीनियंस will be given self rule where वेस्ट बैंक और गाजा, इन दो जगह पे उन्हें सेल्फ रूल दिया जाएगा और इजराइल धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई से हटा लेगा, धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट का है वहां से हटा लेगा। हो गया हंगामा। अब इससे हमास और हिजबुल्लाह को बहुत दर्द हुआ कि भैया यू आर द मेन पार्टी, पैलेस्टीन तुम्हारा है और तुमने एग्जिस्टेंस मान लिया। बोले हमने तो मान लिया जी। तीन चीज याद रखना इजराइल फिलिस्तीन विवाद में, बस। कल मैंने क्या कहा था? पढ़ो मत, समझो। लेकिन इस समझौते की में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। वो कौन सी चीजें हैं? कि जेरूसलम किसका? इस समझौते में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। जेरूसलम किसका? यूएन ने कहा जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में कर देते हैं। अरे बोले मेन मुद्दा तो जेरूसलम है ना, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। इसमें यह चर्चा नहीं हुई कि 1948 के बाद के जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं, 1948 में इजराइल बना, उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या करेंगे। और तीसरी बात जिसको छोड़ा गया कि ये वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका जो है, यहां जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं इनका क्या करेंगे। ये तीन कोर मुद्दे, कोर मुद्दे, ये तीन कोर मुद्दे, इनको निगलेक्ट कर दिया गया। ये तीन कोर मुद्दों को निगलेक्ट कर दिया गया। जेरूसलम किसका? मेन मुद्दा। 1948 के बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या होगा। और वेस्ट बैंक और गाजा का जो इलाका है वहां जो इजरायली सेटलमेंट है वो क्या करेंगे। इनको छोड़ दिया गया। 1996 में इलेक्शन हुआ, पैलेस्टीनियों की सरकार बनी, धूम धड़ाका नाच गाना शुरू हो गया और मामला चलता रहा। लेकिन समझौता, और वो भी मजबूरी का, वो बहुत दिन नहीं चलता। समझौते समय के को देखकर होते हैं और समझौते सिर्फ समय को टालने का एक तरीका है बस। अगर आप ताकत में हैं आप कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता मतलब समय की मांग। 1996 में इलेक्शन हो गया, सब फिलिस्तीनी खुश,
सरकार बन गई, मामला चलता रहा। सितंबर 2004 में एक बवाल हो गया। एरियल शरॉन टेंपल माउंट की यात्रा की, जेरूसलम द होली प्लेस ऑफ ज्यूज। और जब एरियल शरॉन ने टेंपल माउंट की यात्रा की, अरे फिर तो मामला भड़क गया। जेरूसलम को लेकर अरब और मुसलमान समझौता करने को तैयार नहीं है। वो भी तैयार नहीं है जो राय देते थे कि अयोध्या में अस्पताल बनवा दो। भाई ये चीज तो वहां भी हो सकती है ना, वहां भी ये सब बनवा दो, खत्म हो जाए बवाल हमेशा के लिए। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मकान नहीं होता। जैसे गया है, वो बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहां पे बुद्ध अरहत हुए थे, तो वहां जब आदमी आएगा तो उसे उस घटना की याद आएगी। इसलिए तीर्थ बनाए गए। जेरूसलम वो जगह है जहां से मोहम्मद साहब 7th हेवन पे गए। तो वहां जब मुसलमान जाएगा, वहां जाना जरूरी है सर। तो उसे याद आएगा कि जो यात्रा हुजूर साहब ने की वो हमें भी करनी है। अयोध्या जो आदमी जाएगा, सर यहां हॉस्पिटल नहीं बनवाए जा सकते, यहां यूनिवर्सिटियां नहीं बनवाई जा सकती सर। जेरूसलम, अयोध्या, गया, ये रिमेंबरेंस है सर। रिमेंबरेंस किसकी? जर्नी की। कौन सी जर्नी? यात्रा की। कौन सी जर्नी? सेंसेस टू कॉन्शियस। मेरे मुसलमान भाई मित्र मुझे क्षमा करें, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ करें। बड़े सारे मेरे मुसलमान भाई मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर वो सेंसेस से कॉन्शियस की यात्रा नहीं, वो गए हैं 7वें आसमान पे। जी गए हैं, तो वो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन बाकी दो लोग, ये राम की यात्रा है। प्रभु राम, लॉर्ड राम, लॉर्ड बुद्धा, मोहम्मद साहब, ये जगह मामूली जगह नहीं है सर। बड़े सारे जो अरिस्टोटल के पापा लोग हैं ना, सोक्रेट्स के चाचा, अस्पताल बनवा दो, यहाँ जो है वो मंदिर के यूनिवर्सिटी बनवा दो। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे बनवा दोगे? और जब एक जगह बनवा रहे हो तो हर जगह बनवा दो। उस पर तुम भड़क जाओगे। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं, बनवाना ही नहीं। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है सर। दे आर द मैसेज ऑफ जर्नी, ऑफ ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। You cannot end the importance of these places. They have the potential of human transformation. तो शरॉन ने जब टेंपल माउंट की यात्रा की, बवाल भड़क गया। 2004 में बवाल भड़क गया, हो गया बवाल, अनरेस्ट हो गया पूरे अरब वर्ल्ड में, और गाजा में तो ज्यादा। हमास को मौका मिल गया। इंतिफादा, अल अक्सा इंतिफादा, अल अक्सा इंतिफादा। हमास को मौका मिल गया पोलराइजेशन करने का कि देखा
देखा, यही हम कह रहे थे, इजराइल को मान्यता मत दो, ये धीरे धीरे हमारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर लेगा, ये जेरूसलम पे कब्जा कर लेगा, मक्का मदीना पे कब्जा कर लेगा, ये इस्लाम को मिटाना चाहता है। किसी की औकात नहीं सर जो इस्लाम को मिटा दे। प्रेशर बन जाए पेट में तो संभालना मुश्किल है, और इंसान की औकात है कि मालिक की औकात को मिटा दे। कैसी बातें करते हो यार, छिछोरों जैसी। ये तो बच्चों जैसी भी नहीं है, बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते। और 2006 में हमास ने गाजा में सरकार बना ली। ओह, और हमास तो एंटी जियोनिस्ट पार्टी है कि सब की मुद्दा ही है, ऑब्जेक्टिव ही है इजराइल को खत्म करना। अब बताओ दोस्तों, अगर तुम अपना स्टैंड नहीं बदलोगे तो अपना इजराइल स्टैंड क्यों बदलेगा? पीएलओ ने स्टैंड बदला ना, कहा कि ठीक है हम इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, तो इजराइल ने कहा हम पीएलओ के रिकॉग्नाइज करते हैं। ये और 2008 की तबाही पढ़िएगा सर, 2008 की तबाही। फतेह का शासन हुआ वेस्ट बैंक में और गाजा आ गई, गाजा में आ गया हमास। अब हमास अगर अपने स्टैंड को नहीं बदलेगा तो इजराइल क्यों बदलेगा सर? इतनी तबाही हुई, इतनी तबाही, दुनिया के बड़े सारे मुल्कों ने इजराइल की निंदा की। सर पानी रोक दिया इजराइल ने, इनका खाना रोक दिया, मेडिसिन रोक दिया। लेकिन एक बात कहूंगा सर, कहते हैं ना तारीफ हर आदमी की अच्छी चीज की करनी चाहिए। हमास में जज्बा है सर, हमास की इस बात को तो मैं सलाम करता हूं सर। जज्बा है सर। अगली पार्टी सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल, पैसा, लेकिन ये बंदे हार नहीं मानते सर। ये कभी ना कभी उठ के एक आध मार ही देते हैं, और इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए सर। गलत और सही तो अपनी जगह पे बातें हैं। और फिर अलेक्सा का मुद्दा उठ गया 2021 में, फिर भड़क उठा गाजा। फिर गाजा को भड़कना ही था, क्योंकि हमास की जो सरकार है वो मानती नहीं इजराइल को, ना इजराइल को मानती है, ना एंटी सेमेटिज्म को मानती है, वो ना तो सेमेटिज्म को मानती है, एंटी जियोनिस्ट है, एंटी सेमेटिक है, जेरूसलम अपना मानती है। यह है विवाद कि हमारा घर है, ये हमारी जगह है जेरूसलम, और हम तुम्हें एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। अब ये कहानी कहां जाकर रुकेगी ये तो उसको ही मालूम है सर। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि हमास को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। हमास को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अरब कंट्रीज तो अब इजराइल के साथ अपना रिश्ता बना ली है सर। बहरीन, यूएई, टर्की और ईरान के बल पर कितना लड़ोगे सर? अब तो
बहुसंख्यक अरब कंट्रीज इजराइल का एग्जिस्टेंस मानती है। एंड वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी ट्रबल। वायलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है।